चलो, एक बहुत बेसिक सी चीज जो है वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास में रिएक्शन है, अगर मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं लगाते अभी भाई एक बार। ठीक है, गिव्स 2NH3, सपोज एक रिएक्शन है। तो इसमें मैं जानता हूं कि रेट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 बोला जाए तो बच्चे क्या करते हैं, उसे तुरंत -1/3 लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पीशीज मेंशन्ड है, अगर कोई स्पीशीज मेंशन्ड है, तो हम ये जानते हैं ना कि इसके अंदर फिर एक्सप्रेशन में कोई स्टोशियोमेट्री नहीं आती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 क्या लिखा जाएगा, बोलो 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 बोलो। सिंपली क्या लिखा जाएगा, -dH2/dt। माइनस साइन तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ये कन्वेंशन है कि सारी रेट्स जो लिखी जाती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या रहनी चाहिए बताओ, पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन स्टोशियोमेट्री नहीं लिखी जाएगी। ये बात क्लियर है शिवांग भाई, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, यस अब जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, ठीक है, तो भाई हीट क्या हो जाएगा वो बताओ। क्या लिखूंगा मैं, प्लस की माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, क्या लिखा जाएगा माइनस, तो -dN2/dt, -dN2/dt। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 क्या लिखा जाएगा भाई, क्या लिखा जाएगा अश्मन, dNH3/dt। dNH3/dt। कोई स्टोशियोमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, dNH3/dt। हाँ, अब मैं जब रिलेशन स्टैब्लिशिंग करने जाऊंगा, ठीक है, टू स्टैब्लिश रिलेशन, टू स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन दीज, तब मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि मुझे पता है ये बात, दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2, ठीक है, क्योंकि एक मोल N2 कंज्यूम होने पे 3 मोल N2 कंज्यूम, सॉरी, 1 मोल N2 कंज्यूम होने पे 3 मोल H2 कंज्यूम होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 इज 3 टाइम्स, क्या बताओ, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पे क्या, ये चीज समझ में आई हमें, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 कितना है बताओ, वो है -dH2/dt, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है बताओ, 3 × -dN2/dt, ये जो हमने लिखा हुआ है। और इससे रिलेशन आता है हमारे पास में पहला, कि तुम स्टोशियोमेट्रीज को सीधा नीचे लेके जा सकते हो, और आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 d ऑफ H2/dt इज इक्वल टू +1/2 d ऑफ NH3/dt। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हम लोगों ने, एक बार हमें बात समझनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं कल्याणी इसे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करो बच्चों। हेलो, हाँ तनुष, 2 3, अच्छा तनुष, मैं ना 9 बजे फ्री हो जाऊंगा, ऑनलाइन क्लास चालू है, उसके बाद आराम से पढ़। हाँ, इसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज नॉट एसोसिएटेड, इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, विद एनी स्पीशीज, ये किसी भी स्पीशीज से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, एंड एंड इज बैलेंसिंग डिपेंडेंट। ये भी बड़ी आयरोनिक चीज है कि ये किस पे डिपेंडेंट है बताओ, बैलेंसिंग डिपेंडेंट है। मतलब तुमने बैलेंसिंग कैसे की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैलेंसिंग डिपेंडेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर एक मेरे पास में बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि रिएक्शन चल रहा है,
इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर सपोज एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें N2H2 और NH3 आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चे ने पेपर पे साइड में इक्वेशन लिखी है कि N2+3H2 गिव्स 2NH3 गिव्स 2NH3, और दूसरे बच्चे ने इक्वेशन लिखी है हाफ N2+3H2 3/2H2 गिव्स NH3, ये दो रिएक्शंस लिखी है, ठीक है। और मान लो इसमें ये इक्वेशन लिख दिया है पहले वाले ने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 टाइम्स N2 रेज टू पावर X और H2 रेज टू पावर Y, और दूसरे बच्चे ने इक्वेशन लिख दी है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 टाइम्स N2 रेज टू पावर 1 और H2 रेज टू पावर -1, ठीक है। ये एक बेसिक सा सवाल अपन इस ऊपर के इशू को क्लियर करने के लिए पहले देख लेते हैं। तो मुझे क्या है कि K1 K2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है, और मुझे X एंड Y जो है ये ढूंढना है कि क्या होंगे। तो पहले तो मुझे मालूम है कि जो दोनों स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन दोनों के लिए जो चीज सेम है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंसिंग है, वो एक्चुअली क्या है बताओ? वो है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज अगर मैं लूंगा, कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज अगर मैं लूंगा, चाहे वो N2 हो और H2 हो और NH3 हो, कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज अगर मैं लूंगा, तो ये इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट इज ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट। इसको भी मतलब तो पड़ता नहीं है कि कौन देख रहा है इस चीज को, उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हमारे लिए कॉमन सेंस की चीज है पहले, ठीक है। लेकिन रिएक्शन की रेट जो है, बट रिएक्शन रेट जो है, ठीक है, ये बैलेंसिंग डिपेंडेंट है, ये एक्चुअली बैलेंसिंग डिपेंडेंट है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा फर्स्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है -dN2/dt, ठीक है, इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt, ठीक है, इज इक्वल टू +1/2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखूंगा। और ये लिखूंगा ये है K1 इंटू क्या बताओ, N2 रेज टू पावर X और इंटू H2 रेज टू पावर Y। और मैं दूसरी रिएक्शन के हिसाब से जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि इसके हिसाब से -1/1/2, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स d of N2/dt इज इक्वल टू -3 टाइम्स, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू माइनस क्या 2/3 टाइम्स d of H2/dt एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही लिखा है ना बच्चों मैंने? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू N2 रेज टू पावर 1 और H2 रेज टू पावर 1 -1। और अब मैं इसमें से क्या इक्वेट कर दूंगा, मैं इस लाइन का यूज करते हुए, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज जो है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, N2 और H2 और NH3 का सेम रहेगा। इसका यूज करते हुए मैं क्या इक्वेट कर दूंगा कि -dN2/dt इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, और वो दोनों इक्वेशंस में सेम रहेगा। और हेंस K1 इंटू N2 रेज टू पावर X इंटू H2 रेज टू पावर Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू N2 रेज टू पावर 1 इंटू H2 रेज टू पावर -1। इतना लंबा चौड़ा, आई एम सॉरी अपॉन 2, 2 कहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये 2 नीचे जाएगा ना बच्चों, ये वाला 2 जो है ये नीचे जाएगा ना इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, K2/2 इंटू क्या बताओ, N2 रेज टू पावर 1 और H2 रेज टू पावर -1, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो इसको देख के तुरंत हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं कि पहले तो x इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 1 और y इक्वल टू क्या होना पड़ेगा -1, इसमें कोई डाउट नहीं है। और K1 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, K2/2, ठीक है। तो आई गेस ये चीज तो सबको क्लियर होगी। ये लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रूफ करके हमने एक्सप्रेशन इस तरह से निकाला है, बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है भाई। तो हमारे पास में ऑर्डर क्या होता है, हमें इस बात का आइडिया है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास में एक एक अभी जो एक जैसे ऑनलाइन क्लास में एक सेक्शन डिस्कस हो रहा था, उस पर अपन काफी चीजें जो है वो, ठीक है, बहस करते करते आगे बढ़ रहे थे। उसी के रिगार्डिंग में पहले तो एक जैसे बात करूं कि अ, जैसे मेरे पास में एक रिएक्शन है 2O3
is is forming 3O2 गैस सपोज ये रिएक्शन है, और इसका रेट जो है ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली ठीक है डिफाइंड है, k इंटू ओ थ्री रेस टू पावर क्या 2 इंटू ओ टू रेस टू पावर क्या है बताओ -1, ओ टू रेस टू पावर -1। ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास में रेट निकल के आ रहा है। इस रेट के अंदर हमारे पास में, अच्छा ठीक है भाई, हाँ, इस रेट के अंदर मेरे पास में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 बोला जाए तो क्या बोला जाएगा -1, और ओवरऑल ऑर्डर अगर बोला जाए ठीक है तो वो क्या बन जाएगा बताओ हमारे पास में 2 - 1 = 1। ठीक है, लेकिन अच्छा, और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई रिएक्शन का के। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा रिएक्शन का के। अब यहाँ पे भी देखो एक एक टर्म है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जो होगा बच्चों वो किस में छुपा रहता है, इज इनसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें क्या एक्सप्रेशन अपने पास में है, उसमें अपने पास में एक्सप्रेशन है सिर्फ के। ठीक है, अगर ये पूछा जाए रेट कांस्टेंट ऑफ O3, अगर ये बोला जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, रेट कांस्टेंट ऑफ O3, तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O3। लिखो पहले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O3 कैसे लिखा जाएगा, तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाने का तरीका ये है -1/2 DO3/dt इज इक्वल टू k इंटू O3 का स्क्वायर और O2 रेज टू पावर -1। और इसमें माइनस साइन छोड़ के जो ये एक्सप्रेशन है ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O3 है, ये 2 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब -DO3/dt में मैं इस 2 को वहां ले जाऊंगा तो 2k इंटू O3 रेज टू पावर 2 और O2 रेज टू पावर -1। तो ये 2k क्या बन जाएगा बताओ, रेट कांस्टेंट किसका बन जाएगा बताओ, O3 का 2k। बोलिए भाई, तो इससे मुझे ये हिंट मिलता है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ एनी स्पीशीज अगर मैं पूछूं तुमसे तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा वो नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से रेट कांस्टेंट ऑफ O2 पूछा जाए तुमसे तो वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स k हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। अब कभी कभी रिएक्शंस ऐसी हो जाती हैं जैसे 2NH3 गैस, ठीक है, इज फॉर्मिंग N2 गैस, ठीक है, प्लस 3H2 गैस। ठीक है, और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है k 1 टाइम्स NH3 रेज टू पावर 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस k 2 टाइम्स NH3 रेज टू पावर 1। इस तरह का बात मैं उस पर एक मैसेज पे टाइप करके एक्सप्रेस करना चाह रहा था। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं तुमसे यहाँ पे पूछता हूं कि इस रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका आंसर पता है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड। मैं तुमसे पूछता हूं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ठीक है, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। हेलो, हाँ, ऑनलाइन क्लास में, अच्छा, अभी कर रहे हो, अच्छा, कल है कि आज, अभी अभी कर रहे हैं, नहीं हम वो नहीं जा रहे, अभी हम बात करते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, तो ऑर्डर जो है वो भी क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ऑर्डर भी नॉट डिफाइंड है भाई, ऑर्डर भी नॉट डिफाइंड। तुम ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते ना ऐसी रिएक्शंस का। अच्छा, बाय द वे इस बात में कंफ्यूजन मत रखना, हमने जो पहले पढ़ा वो गलत नहीं है आज भी स्टिल। ठीक है, ये इक्वालिटी होल्ड करवाना स्टिल, क्या बताओ कि -1/2
dNH3/dt इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, dN2/dt इज इक्वल टू क्या होता है, +1/3 dH2/dt। इसको गलत होने में ये चीज गलत नहीं होगी, बिकॉज ये बेसिकली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो वैल्यूज जो है वो एक्चुअली चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, वो वैसी नहीं है, सिंपल नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक है, हम लोग रेट, कांस्टेंट और ऑर्डर्स वगैरह नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं बच्चों कि ये जो कर्व बनेगा ना इसका, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा कि अगर तुम्हारे पास में NH3 कॉन्सेंट्रेशन टू लो है, अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 है, सुनो, तो मैं इसमें लिमिट लगा सकता हूं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ ये, बोलो बोलो बोलो। 1 रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो ये तो बताओ। K1 K1 and NH3 K1 एंड NH3 हो जाएगा। और अगर टू हाई है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन NH3 का, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K1/K2 K1/K2। तो इसलिए ऐसे केसेस में तुम फिर भी बोल सकते हो कि टू लो पे ये जो है हमारे पास में NH3 की रिएक्शन, NH3 का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और टू हाई पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ 0। ये बोला जा सकता है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में केस बन गया। और ऐसे ही हमारे पास में देखो, जैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या है कि डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला फॉर्मेट अपन लेते हैं, देखो ए, अगर क्या है मेरे पास में रिएक्शन ए से प्रोडक्ट्स, ऐसा सिंपल सा मेरे पास में, ठीक है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मुझे मालूम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, एक बार जीरो ऑर्डर भी देख लेते हैं, तो ठीक है ना, जीरो ऑर्डर कर ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब कम से कम एक्सप्रेशन तो बना दें, लाइन तो लिख दें। तो मेरे पास में अगर ऐसी रिएक्शंस हैं ए से गिविंग प्रोडक्ट्स बच्चों, ए से गिविंग प्रोडक्ट्स अगर ऐसी रिएक्शन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ठीक है, या सिंपली सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी नॉट जो तुमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया माइनस के इंटू टी। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे याद रखता हूं, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि इट्स लाइक, ठीक है, ये डिस्टेंस लेफ्ट की तरह है, कितना डिस्टेंस कवर करना है तुम्हें, वो डिस्टेंस लेफ्ट की तरह है, मतलब कितना डिस्टेंस बचा है, तो वो इनिशियल डिस्टेंस कितना था तो मैंने जब शुरू की थी जर्नी, ठीक है, वो ये था। और ये के क्या है बताओ, सिंपली स्पीड है, और स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा बताओ, तुमने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट का हमारे पास में अमाउंट बताता है, ठीक है। तो इसको दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, एक तो सी टी कितना बचा हुआ है उस पर, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं ए माइनस एक्स, अगर हम लिख दें तो एक्स इज इक्वल टू के टी। तो एक्स डायरेक्टली मुझे क्या बताता है बताओ, ये एक्चुअली अमाउंट कंज्यूम्ड के ऊपर है, ठीक है, अमाउंट कंज्यूम्ड के ऊपर है ये, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना ये सी टी जो है ये एक्चुअली अमाउंट लेफ्ट के ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, और एक्स जो है ये अमाउंट कंज्यूम पे इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, अमाउंट कंज्यूम पे इक्वेशन बनी हुई है। तो x इक्वल टू के टी, या डिस्टेंस कवर्ड भी बनी हुई है, डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास में ऐसी इक्वेशन लिखी हुई आ जाए बी कि 3a इज गिविंग प्रोडक्ट्स, अच्छा इसमें हमें मालूम ही है कि भाई इसकी हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों, टी हाफ क्या होता है इसका, ठीक है, टी हाफ मतलब सी टी को सी नॉट बाय टू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी नॉट बाय टू के आ जाएगा, सही बात है बच्चों, ठीक है। और टी फुल क्या होता है बच्चों इसका, C0/K सी नॉट बाय के हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि टी फुल हमेशा टी हाफ का डबल होता है, इस केस में हो रहा है, ठीक है। तो अगर 3a से प्रोडक्ट्स है तो इसमें बस ध्यान रखना कि प्रीवियस सारे फॉर्मूले जो हैं हमारे पास में बच्चों, प्रीवियस सारे फॉर्मूले जो हैं उन सब में,
ठीक है, अबव फॉर्मूले के अंदर क्या करोगे बताओ? अबव फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो के विद के ऑफ ए। अब मुझे बताओ के ऑफ ए, रेट कांस्टेंट ऑफ ए क्या है? तो जब तुम्हें इस रिएक्शन के लिए दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए रेज़ पावर जीरो है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का के है। तो ए का के क्या लिखा जाएगा बताओ यहाँ पे? अभी ठीक है, ए का के क्या लिखा जाएगा? 3k। ये स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई कर दिया ना, अभी हमने ऊपर देखा था ना, बताओ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, उसको स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट कांस्टेंट ऑफ स्पीशीज बन जाएगा। तो के ऑफ ए क्या है? 3k। तो इसलिए सी टी ए का बचा हुआ क्या लिखा जाएगा? सी नॉट माइनस क्या बताओ? के टी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? 3k इंटू टी। पहली चीज सी क्या बोलते हैं, एक्स अमाउंट, अमाउंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, पहले क्या होता था? के टी, अब क्या हो जाएगा? 3k टी। ठीक है ना? टी हाफ क्या होता था पहले? सी नॉट बाय 2k, वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3k। टी फुल सी नॉट बाय के की जगह क्या आ जाएगा? 3k। बोलो भाई सही है? तो इसमें छोटे मोटे कर्व्स ड्रॉ करने हैं, वो हमें आते हैं। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है ना, सी टी वर्सेस टी का कर्व, एक्स वर्सेस टी का कर्व। एक ऐसा आदमी जो बच्चों, जो क्या करता है, देखो मैं इसका इमेजिनेशन ऐसे करता हूँ, एक ऐसा आदमी जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं, ठीक है, और यहाँ पे सामान खत्म हो जाएगा ना, तो एकदम से वो आदमी जाके क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, चलना बंद हो जाएगा, इट्स ओवर। ठीक है, तो रेट का स्पीड, स्पीड का टाइम के साथ में ग्राफ कैसा है बताओ? कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस लेफ्ट का, डिस्टेंस लेफ्ट नीचे के डायग्राम में देखो, नीचे के इसमें देखो कैसा दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस लेफ्ट पहले कितना था? सी नॉट, और धीरे धीरे लीनियरली कम हो रहा है और यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गया। डिस्टेंस कवर्ड पहले कितना था? ठीक है, ये 0, और टाइम के साथ में लीनियरली बढ़ रहा है तो वो ऐसा दिखाई देगा। सही बात है। मतलब अगर ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन था तो हमको समझना चाहिए कि ये जो चीज है बच्चों, ये एक्स है। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, और कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, ये जो चीज है ये एक्चुअली सी टी है, और ये टोटल जो है ये एक्चुअली सी नॉट है। बोलो सही है? हाँ सर। अच्छा, हाँ, अब इसमें क्या है कि हमारे पास में जैसे जैसे ऐसा आ जाए, जैसे ऐसा लिखा आ जाए, केस केस 3 कर लेते हैं। केस 3 हमारे पास में है 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे लिए भी। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, अपने पास में क्या हो जाएगा भाई? तो इसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं सिंपली रेट लिख के दे रहा हूँ, मतलब इस रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज k इनटू a रेस्ट पावर 0 है, b रेस्ट पावर 0 है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मुझे एक्सप्रेशन बनाना है। तो पहले तो क्या है कि मैं ये समझूं कि मुझे इसमें सी टी और एक्स में से किस में एक्सप्रेशन बनाना आसान पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने इसके जो है, ठीक है, ए मोल्स लिए थे स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 में, और इसके मैंने बी मोल्स लिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंट एक्सप्रेशन बनेगा टाइम के साथ में। इन दोनों में जो कॉमन चीज है, ठीक है, जो इनके बीच में धागा है, रिश्ता है, तो कॉमन चीज जो है वो इनके बीच में क्या है बताओ? दे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर,
दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अमाउंट कंज्यूम्ड, बाय अमाउंट कंज्यूम्ड। ये अमाउंट कंज्यूम से रिलेटेड है एक्चुअली एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या कर देता हूं, मैं इसमें एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन बनाता हूं, वो मुझे कन्वीनियंट रहेगा। यहां पे क्या लिखूं भाई, ए माइनस, बोलो बोलो बोलो, बी माइनस a minus x, टू b एक्स और minus 3 by 2x. जैसे 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 तुम्हें लिखना है। देखो, अगर मैं ए माइनस एक्स लिखूं तो यहाँ मुझे 3x/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जैसे ही मैं लिख रहा हूं ना, तो हमें क्लियरिटी रहनी चाहिए कि इस केस में x इज अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ ए, अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ क्या है बताओ, ए, ठीक है। अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ बी के लिए मुझे 3x/2 एक्सप्रेशन को चेंज करके फिर लिखना है, ठीक है। और या फिर अगर ऐसे ना लिख के हम लोग 2x और 3x लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो a माइनस 2x और b माइनस 3x मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर x इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, ठीक है, x इज नथिंग बेसिकली। अमाउंट कंज्यूम्ड बाय a जो है वो 2x है और अमाउंट कंज्यूम्ड बाय b 3x है। थोड़ा केयरफुली, मतलब हमें अच्छे से सोच समझ के इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं रेट का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा -1/2 dA/dt, ठीक है, इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, इसको इसमें डाल दो तो मेरे पास -1/2 dA/dt से क्या आ जाएगा, सिंपली dx/dt। एंड ये क्या है बताओ, k, इससे x क्या आ गया बताओ, kt, और x kt आ गया है, तो अब मैं x को ऊपर डाल दूंगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2kt, वापस वही निकल के आया बताओ, k ऑफ a, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू b माइनस 3kt, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे कहीं एग्जाम में फंस जाए हम लोग, थोड़ा पेशेंस से सोच के धीरे धीरे एक्सप्रेशन बना के खुद से निकाल सकते हैं। a माइनस 2kt, b माइनस 3kt बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत ही नहीं है। t हाफ ऑफ a कितना है बताओ बच्चों, t हाफ ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, ठीक है, a अपॉन 2 टाइम्स 2k, समझ गए। इसी तरह t हाफ ऑफ b कितना है बताओ बच्चों, t हाफ ऑफ b कितना है, इनिशियल b/6k 3k, और दोनों हाफ लाइफ जब बराबर होंगे वो तभी हो सकते हैं जब दोनों साइमल्टेनियसली हाफ पे आए। तो a अपॉन 2 टाइम्स 2k इज इक्वल टू b अपॉन 2 टाइम्स 3k, ठीक है, 2 2 कट गया, k कट गया, a/2 इज इक्वल टू b/3। इसका मतलब अगर इनिशियल अमाउंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में लोगे तो दोनों साइमल्टेनियसली हाफ लाइफ पे आ जाएंगे, ऐसा है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। और इसी जो है तरह से हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो अपन रिएक्शंस अगर अपन लिखें तो वो हमें कैसी दिखाई देंगी, फर्स्ट ऑर्डर वाली, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मेरे पास में फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ है, ए से प्रोडक्ट्स, देखो सिंपल वाला, फिर कुछ स्टोइचोमेट्री आ जाए 3a से प्रोडक्ट्स, ऐसा 3a से प्रोडक्ट्स, तो फॉर्मूला में सब चेंज हमें करना आना चाहिए, 3a से प्रोडक्ट्स। तो a और 0 और a माइनस एक्स और x सपोज बनाया है मैंने, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t का एक्सप्रेशन करना है अगर मुझे, ct का करना है अगर मुझे, तो वो क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा ct इज इक्वल टू क्या बताओ, c0 इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में। और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ct इज इक्वल टू c0 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 3k इंटू टी, सब जगह k को इससे रिप्लेस कर दो। इसमें अमाउंट कंज्यूम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू c0 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी, सही बात है। इसका अमाउंट कंज्यूम का इक्वेशन x इक्वल टू c0 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 3k इंटू क्या t, ठीक है। जैसे तुम्हें कर्व्स और इक्वेशन तुम्हें मालूम है, ठीक है, कि इसके अंदर रेट वगैरह ग्राफ कैसे रहते हैं, और इसमें एक स्पेशल चीज डिफाइंड है। अच्छा, इसका टी हाफ क्या हो जाएगा बताओ,
टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ln2 k, और इसका टी हाफ क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 3 टाइम्स क्या, k, 3 टाइम्स k। ठीक है, इसमें एक स्पेशल चीज जो डिफाइंड है वो है बच्चों टी अल्फा परसेंट। ये इसकी यूनिक बात है, हर एक की यूनिक बात कुछ ना कुछ होती है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिक बात क्या है, ठीक है, ये इस पे हम ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा, कि इसके अंदर यूनिक बात ये है दैट, ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल, मैं नीचे लिख देता हूं, मतलब जीरो वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर की यूनिक बात क्या है, तो जीरो ऑर्डर की यूनिक बात ये है दैट इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, इट कवर्स, ठीक है, इट कंज्यूम्स सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट कितना है। और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिक बात क्या है, दैट इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, इट कंज्यूम्स सेम परसेंटेज ऑफ, क्या बताओ, रिएक्टेंट, सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जस्ट प्रीवियसली जो हमने रिएक्टेंट छोड़ा था उसका सेम परसेंटेज कंज्यूम करेगा। ये इसकी यूनिक बात है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा अच्छे से और देख लेते हैं। जैसे मैं टी अल्फा परसेंट का अगर पूछूं तुमसे, बाय टी अल्फा परसेंट व्हाट आई मीन इज बच्चों कि एक्चुअली अल्फा परसेंट कंज्यूम्ड है। इस बात का मतलब क्या होता है, व्हेन आई से टी 25%, टी 50%, तो इसका मतलब अल्फा परसेंट कंज्यूम्ड है या अल्फा परसेंट कंप्लीटेड है रिएक्शन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो क्योंकि ऊपर हमने अभी डेरिवेशन किया, सबको याद होगा बच्चों, इसका एक और फॉर्मूला है ना, बताओ क्या, ln ऑफ क्या बच्चों, सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू क्या बताओ, के टी। ये फॉर्मूला भी हमको याद है, सही बात है। तो मैं टी अल्फा परसेंट का मतलब ये है दैट सी टी जो अमाउंट लेफ्ट है वो बताओ कितना हो जाएगा, वो होगा सी नॉट माइनस कंज्यूम कितना है, सी नॉट इंटू अल्फा बाय 100, ये सी टी है। और अगर मैं ऊपर के एक्सप्रेशन में डाल दूं, ठीक है, सिंस सी टी इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा ln ऑफ सी नॉट अपॉन सी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 100 इज इक्वल टू क्या है, के टी। तो सी नॉट कट गया। इससे मुझे समझ में आता है दैट टी अल्फा परसेंट क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ऑफ सी नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, सी नॉट। और इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के टी। ठीक है, के टी या 3 के टी डिपेंडिंग अपॉन क्या बताओ, और 3 के टी डिपेंडिंग अपॉन स्टोइचियोमेट्री है कि नहीं। ये पहले बताओ, ये फॉर्मूला हमको याद है कि नहीं, ये तो फॉर्मूला याद होगा हमको भाई, हाँ सर। याद है ना, ln 100 अपॉन दिस। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सपोज अब इसका जो है मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है, टेबल बनाता हूँ, तो टाइम जीरो है तो कितना कंसंट्रेशन होगा बताओ भाई, सी नॉट। और मान लो टाइम टी पे मैं एक वैल्यू दे देता हूं तुम्हें 3 सी नॉट बाय 4। इस बात का मतलब ये है अनिमेश, इस बात का मतलब क्या है कि कितना कंज्यूम हो गया, क्योंकि ये तो लेफ्ट अमाउंट होता है, दिस इंप्लाइज, हाँ, कितना कंज्यूम हो गया, 1/4 C0। सी नॉट बाय 4 कंज्यूम हो गया। तो मतलब कितना परसेंटेज कंज्यूम हो गया, 25% कंज्यूम हो गया। तो एक्चुअली इससे समझ में आ गया दैट टी 25% कितना है बताओ, टी है। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि
2t टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? सर C नॉट बाय 2। कितना? C नॉट बाय 2। नहीं, क्या बात कर रहे हो? तुमने C0/2 कैसे बोला? तुम तो फिर क्या कर रहे हो, जीरो ऑर्डर कर रहे हो बेटा। ये अगर जीरो ऑर्डर होता तो C0/2 कर देते ना। तुम C03 C0/4 में से माइनस C0/4 वापस कर दोगे तो C0/2 आ जाएगा। जीरो ऑर्डर थोड़ी है, फर्स्ट ऑर्डर है। समझ रहे हो ना ही? हाँ सर। हाँ, आराम से आराम से, पेशेंस, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई आ, कोई ऐसी बात नहीं करनी है हमें कि हम बहुत इजी या बहुत बेकार समझ के उसको जबरदस्ती खराब कर लें। ऐसा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है ना? कोई जल्दी नहीं है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, गलत तो नहीं करके आए भाई, नेगेटिव तो ना करें, मेहनत से नंबर कमाए हुए, ये बात समझो। जबरदस्ती घुस के आंसर करने की कोशिश हमको इस ऐसे टाइम्स में अवॉइड करनी है, थोड़ा डिफेंसिव, ठीक है? अगर नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो अपने थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं। हाँ चलो, तो अपन इस पे समझते हैं 2t टाइम बाद में। तो मुझे पहले एक चीज क्लिक करनी चाहिए, ठीक है? क्या क्लिक करना चाहिए? हमने क्या सीखा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, बताओ? हमने फर्स्ट बारे में सीखा कि उसका सेम टाइम में परसेंटेज कंज्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। सेम। इसका मतलब वो यहां से यहां जब उसने 25% कंज्यूम किया, किसका 25% बताओ? इसका। तो यहां से यहां भी बताओ वो क्या करेगा? 25% कंज्यूम करेगा। किसका 25%? इसका। इसका मतलब यहाँ पे जो कंज्यूम्ड अमाउंट है अगले वाले के अंदर, वो क्या होगा बताओ? वो होगा 1/4 ऑफ 3C0/4। जो कितना है बताओ? 3C0/16। और अब तुम अमाउंट लेफ्ट कैसे निकालोगे बताओ? 3C0/4 अमाउंट था, और माइनस क्या करोगे? 3C0/16। समझे क्या? बताओ, समझे क्या? ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ सॉल्व करके? 9C0/16। 9C0/16 आ रही है। इसका मतलब मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं बताओ? मैं लिख सकता था ऐसे, बताओ क्या? और 3/4 का स्क्वायर इंटू क्या बताओ? C0। बोलो सही है क्या? और अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे नेक्स्ट t टाइम बाद मतलब 3t टाइम बाद में बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे कि कंज्यूम्ड अमाउंट कितना है बताओ इसका? 1/4 ऑफ, फिर नेक्स्ट टी टाइम तो स्पेंड हुआ है यहां से, 1/4 ऑफ क्या बताओ? 9/16। 9C0/16। और सी टी क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे? इक्वल टू क्या लिखोगे? 9C0/16 बचा हुआ था माइनस 9C0/16 इंटू 4। इसका मतलब हर बार प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन तो कॉमन आ जाएगा, 9C0/16 इंटू 1 - 1/4। हर बार 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? ये न्यू फैक्टर है कि नहीं बताओ? ठीक है, बताओ देवी जी। ठीक है, तो तो इसलिए मेरे पास में अगर एन टी है बच्चों, क्या? अगर एन टी है तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सी टी। 3/4 रेस टू पावर एन इंटू C0। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं फर्स्ट ऑर्डर का, देखो, ठीक है? और मैं ग्राफ बनाऊं जीरो ऑर्डर का, देखो। तो जीरो ऑर्डर का एक बच्चा जो है, ठीक है, वो एक्चुअली, ठीक है, रेडी है। और फर्स्ट ऑर्डर का एक बच्चा जो है वो एक्चुअली रेडी है। जब दोनों भागेंगे, ठीक है, दोनों भागेंगे, तो दोनों के अंदर डिफरेंस जो है भागने में, वो ये है बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर का बच्चा जहां थ्रू आउट क्या करेगा बताओ?
कांस्टेंट स्पीड से भागता रहेगा, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डिस्टेंस बचा है। जीरो ऑर्डर का बच्चा क्या है, वो थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल है कि जैसे जैसे क्या है टाइम निकलता है उसका स्पीड क्या होता जाता है, बताओ, कम होता जाता है। और उसका स्पीड लिमिटिंग केस में क्या होगा, जीरो होता जाएगा यहाँ पहुंचते पहुंचते। चलो क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो ऐसे इस पे छोटे मोटे सवाल देखो मैं नोट्स में करवाता हूँ, वही सवाल वापस करवा लेता हूँ। पता नहीं मैंने शायद वाशी में मैंने पढ़ाया था क्या, इसलिए बोर ना हो जाए। तो देखो जैसे हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या सीखा हमने, अगर ये 100 था और ये 100 था और टी टाइम बाद में बच्चों जीरो ऑर्डर का 90 हुआ और सेम टी टाइम बाद में मान लो तो फर्स्ट ऑर्डर का भी 90 हुआ, तो हमने जो ऊपर सीखा उससे बताओ नेक्स्ट टी और टी टाइम बाद में कितना कितना वैल्यू हो जाएगा। 80 और 81। 80 81। 80 और 81 ये हो जाएगा। और इसलिए नेक्स्ट टी टाइम बाद में अगर निकालने को बोला जाए तो क्या हो जाएगा भाई इसका, 70 और 72.9। 70 और हाँ 81 माइनस, बस क्या करो 10% ही तो कंज्यूम करना है, तो क्या कर दो 81 का 10% मतलब 8.1। तो अब ये कितना हो जाता है 72.9। तो तुम इस बात से घबराना मत, ठीक है। नेक्स्ट टी टाइम बाद में कितना हो जाएगा 60 और 72.9 माइनस 10%। 10% मतलब अपॉन 10, बस खत्म बात। इस तरह निकालते रह सकते हैं, सही बात है। जैसे ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आए बच्चों कि टी 75% अपॉन टी 50%, ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होगा, मुझे निकालना है। 2 हो जाएगा। ये 2 हम लोगों ने कैसे बताया कि 2 हो जाएगा, कि एक्चुअली 75% जो है, ओवरऑल 75% अगर मैं सोचूं बच्चों, ओवरऑल 75% में सोचूं तो ये अगर 50% था, देखो 50% था, तो रिमेनिंग डिस्टेंस का, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस का आधा निकाला जाए, ठीक है, तो ये 50% ऑफ रिमेनिंग है, इसलिए वो 2 टाइम्स रहेगा बिकॉज सेम परसेंटेज रहेगा, तो ये 2 है। ओवरऑल जिसको हम लोग 75 बोल रहे हैं 75%, वो एक्चुअली 2 टाइम्स 50% है प्रीवियस प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन का। वही 75 ऐड होके हो गया है, वही 75 ऐड होके हो गया है, सही बात है। तो देखो जैसे अच्छा यही चीज अगर टी 75% अपॉन टी 50% जो है, ये अगर जीरो ऑर्डर का निकाला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 3/2। 3/2। सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 75/50, क्योंकि उसमें तो स्पीड का मतलब ही नहीं है, तो टाइम का रेशियो सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 3/2, 3/2। ठीक है। तो जैसे एक और मेरे पास सवाल है कि टी 50% बाई टी 25%, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर। वैसे तुम इसका आंसर जानते हो कितना है, ये लेफ्ट साइड का रेशियो कितना है भाई, ये 2। 2 इज इक्वल टू टी x% अपॉन टी 25%। अब मुझे ये निकालना है, x निकालना है, किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो कैलकुलेशन वाइज तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाइज भी हम लोग इसे कर सकते हैं, सही बात है।
ऑब्जर्वेशन वाइज से कैसे कर सकते हैं? 25% का डबल टाइम फुल स्केल पे कितना परसेंट होता है वो आंसर हो जाएगा। तो भाई अगर 25% ये था तो डबल टाइम में वो इसका 25% और कवर कर लेगा। तो ये टोटल का कितना परसेंट है ये निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ। नहीं कितना? सर 2 मिनट हमने से भी निकाल सकते हो अगर फंस जाओ। क्या आ रहा है? 43.75। 43.75 इज करेक्ट। ये और ज्यादा दिक्कत हो तो ये भी कर सकते हैं। और क्या बताओ? 2 = x% का फॉर्मूला क्या है? T(x%) क्या है? 1/k ln ऑफ बच्चों क्या 100 अपॉन 100/100 माइनस 100 एक्स। minus alpha. अल्फा। अल्फा मतलब यहाँ x हो जाएगा और अपॉन 1/k ln ऑफ क्या बताओ? 100/75। 100 - 25। इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ यही कर रहे थे वो टाइम। हाँ तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया तुम लोगों ने। इसका दिस बाय दिस 2 है तो इसका मतलब 100/75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100/100 माइनस एक्स। तो इतना लंबा थोड़ी है। 25 4 जा 25 3 जा 4 16/9 इज इक्वल टू 100/100 माइनस एक्स। ठीक है। सीएनडी वीएनडी घुसा दिया करो ना यार, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर। तो x/100 इज इक्वल टू 100 - 100 एक्स है ना। तो ठीक है मतलब आंसर इससे आ जाएगा। अब उसका क्या करें? ऑब्जर्वेशन का क्या करें भैया? अपन को ऑब्जर्वेशन का अपन ये कर सकते हैं ना भाई कि रिमेनिंग कितना बचा बताओ। 75% बचा। रिमेनिंग कितना है? 75% है। 75% है। 75% 75% का 25% कितना है एक्चुअली? ठीक है। 1/4 ऑफ 75 कितना है भाई? निकालो बच्चों। 18.75। 18.75। तो तुम्हें क्या करना है? ये 18.75 जो है ये फुल के रिस्पेक्ट में देखा जाए, पूरे के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है ये? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बताओ। रिमेनिंग का 75% जो है ये फुल का 18.75% है। तो पूरे के लिए बोला जाए तो बताओ ये दोनों का परसेंटेज का सम क्या हो जाएगा बताओ? 25 प्लस क्या बताओ? 18.75। ऐसे कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 43.75। 43.75। ठीक है ना। मतलब ऐसा आए एग्जाम में तो दोनों चीजों के लिए रेडी रहना, मतलब तुम इधर से उधर से दोनों तरफ से जा सकते हो। तो अब अगर मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर में देखो अपन एक वैरायटी और कर लेते हैं। सपोज मेरे पास में 2a + 3b इज गिविंग प्रोडक्ट्स सपोज लिखा हुआ है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये तुम्हें दिया हुआ है बच्चों k × a⁻1। सपोज इतना दिया हुआ है। तो बताओ इसमें किसका एक्सप्रेशन लिखना आसान होगा, ए का या बी का? ऑब्वियसली बच्चों किसका आसान होगा भाई? ए का ना। भाई ए पे डिपेंडेंस डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर की लिखी हुई है। तो कम से कम जब मैं लिखूंगा यहाँ बच्चों तो मैं यहाँ पे
ए का तो एक्सप्रेशन एक बार लिखता हूँ, बताओ क्या लिखूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा बोलो? सपोज इसके ए मोल्स लिए, इसके बी मोल्स लिए, क्या लिखूं बताओ इक्वल टू 0 पे? जो ऊपर सीखा था हमने डायरेक्टली, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का ए का, और ये इक्वेशन देख के एक बार लिख दो, क्या बताओ? ए इंटू ई रेज टू पावर -2 kT. -2 kT, ये ए आ गया। अब अपन बी के लिए परेशान है, तो बी के लिए रिश्ता जो है वो इतना सिंपल तो नहीं है, तो इसका स्ट्रेटेजी पहले सोच लेते हैं कि बी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज लिंक्ड विद ए, ठीक है, इज लिंक्ड विद ए, वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इज लिंक्ड विद ए बाय, ठीक है, बाय कंज्यूम्ड अमाउंट जो है इसका, वो रिश्ता बंधा हुआ है। कंज्यूम्ड अमाउंट इक्वल टू क्या है बताओ? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री है, बोलो सही बात है, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री है कंज्यूम्ड अमाउंट का, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? मैं बी निकालने के लिए पहले ये ढूंढूंगा कि ए का अमाउंट कंज्यूम कितना हुआ, ए का अमाउंट कंज्यूम कितना हुआ, ए माइनस एक्स। तो बी माइनस क्या हो जाएगा बताओ? इस एक्स के सहारे में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3x/2। एंड सो सिंस x इज इक्वल टू क्या है बताओ? a इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर -2 kT, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t इज इक्वल टू B माइनस 3/2। इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है भाई, देखो भाई, a इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर -2 kT। बोलो भाई, सही है? बी का एक्सप्रेशन तो कभी भी ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में उसको लाइटली मत ले लेना भाई, बी के एक्सप्रेशन को, समझे क्या बच्चों? मतलब ये प्रॉपर, मतलब बोलूँ एकदम प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड सवाल है, पूछा जा सकता है, एकदम फर्स्ट ऑर्डर की लिमिट में है। एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, दूसरे पे तो फर्स्ट ऑर्डर चढ़ाया ही नहीं उसने, वो तो बी, वो तो ए की वजह से ऐसे घिसता चला आ रहा है साथ साथ में ऐसे। आगे चले, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाए अपना के ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फालतू का फर्स्ट ऑर्डर हो ना, ए रेज टू पावर 1/2 और बी रेज टू पावर 1/2, तो भाई ये समझ लेना कि ये बकवासी है, दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। ये हाफ प्लस हाफ 1 देख के कुछ मत लगा डालना, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में कभी कभी बन सकता है बच्चों, क्या बन सकता है देखो, कि सपोज अगर ये ए और ए लिया, ठीक है, अगर ए और ए लिया तो मामला जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या लिखोगे? ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? के इंटू ए माइनस एक्स का 1/2 और ए माइनस एक्स का 1/2, ठीक है। और अब ये के इंटू ए माइनस एक्स बन गया, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे रेट के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों, ठीक है, एक्चुअली कैसी हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का इंटीग्रेटेड रेट लॉ सबको याद होगा बच्चों, ए से प्रोडक्ट्स। वैसे तो अपने पास शायद ब्रोशर में लिखा ही नहीं है ना सेकेंड ऑर्डर, क्यों बच्चों, लिखा है क्या ब्रोशर में? तुम देखो काइनेटिक्स में शायद 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा याद होगा, इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए से प्रोडक्ट्स अगर मेरे पास में है, ए और यहाँ पे ए माइनस एक्स, और एक्सप्रेशन है के इंटू क्या बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह बनाने पे क्या बन जाता है बच्चों बताओ? ये चीज बन जाती है, जैसे 0 ऑर्डर की रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी सी टी, ठीक है, इज वाज क्या बेसिकली? सी नॉट माइनस के टी, ठीक है। क्या देखो, फिर से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या होता था बताओ? 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था? सी नॉट माइनस सी टी, ताकि ये क्वांटिटी क्या रहे बच्चों? पॉजिटिव रहे, दैट यूज्ड टू बी के टी। बोलो भाई सही है? ये बेसिकली क्या होता था? डिस्टेंस लेफ्ट, सॉरी, डिस्टेंस कंज्यूम इक्वल टू के टी। ऐसे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन याद करने के लिए इसके जैसी है, सब इनवर्स में,
तो यहाँ पे क्या है बताओ, 1 माइनस क्या, सी टी। अब सी टी क्यों लिखा है पहले, क्योंकि रिवर्स में क्या हो जाएगा बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव रखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 बाय सी टी माइनस 1 बाय सी नॉट इक्वल टू क्या है बताओ, के टी। बोलो सही है, ऐसे याद रखा जाता है इसको, मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन एक जैसी है, बस इसमें इनवर्स में रिएक्शंस लिखी हुई है, ठीक है। और इनवर्स में रिएक्शन लिखी हुई है, और और अपने पास में टी हाफ वगैरह का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, याद होगा ना बच्चों, क्या लिखते थे हम लोग, 1 अपॉन सी नॉट के, ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्या, सॉरी, इस इक्वेशन में क्या डाल दो, सी टी को सी नॉट बाय 2 डाल दो, तो 1 अपॉन सी नॉट के आ जाएगा, ठीक है। और टी फुल क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, टी फुल हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें तीनों का कंपैरिजन देखो हमें ऐसे करना चाहिए, अगर मैं ऊपर जाऊं और जो अपन ने ग्राफ बनाया था भागते हुए बच्चे का, यहाँ बच्चों में एक और लाइन बनाऊं, किसके लिए बताओ, सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, और इस बच्चे को यहाँ बिठाऊं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का बच्चा पता है क्या है, कि इसका स्पीड, ठीक है, जो है ये प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड जितना भी था पहले, ये बहुत ड्रास्टिकली क्या हो जाता है बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस कम होने से इसका स्पीड बहुत ड्रास्टिकली क्या हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में हाफ लाइफ को याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, बताओ क्या, टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बच्चों सही बात है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर में मुझे बताओ, स्पीड खुद वेलोसिटी, ओ सॉरी, स्पीड खुद बच्चों वेलोसिटी जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, डिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर की प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, डिस्टेंस। तो जब स्पीड खुद ही प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो डिस्टेंस डिस्टेंस कट गया, इसलिए टी हाफ क्या निकल के आया बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या निकल के आया था बताओ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ सी नॉट निकल के आता है, क्योंकि नीचे वाले में सेकंड एक्सप्रेशन में उसका स्पीड क्या है बताओ, कांस्टेंट है, क्यों बच्चों, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए टाइम टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आता है बताओ, डी, मतलब कितना डिस्टेंस तुमने दिया चलने के लिए प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, सी नॉट रेज़ टू पावर 1। और नीचे वाले का टी हाफ, टी हाफ इसका स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, वी, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है भाई, डी स्क्वायर है ना बच्चों, तो इसलिए इसका टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल निकल के आता है बताओ, डी अपॉन डी स्क्वायर, मतलब सी नॉट रेज़ टू पावर -1। ऑपरेशन तुम्हारा चलो बेकार है, बट क्या पढ़ाया है मैंने, वाह। तो इससे मुझे ये समझ में आता है, मैं नीचे जाता हूँ, कि जो हाफ लाइफ है हमारे पास में, वो जो है जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है, जब मुझे सोचना है, मैं कभी कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं ऐसे देखता हूँ कि टी हाफ जो है वो क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वी जो है वो कांस्टेंट था और डिस्टेंस जो है वो सी नॉट इनिशियल डिस्टेंस के लिए है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू सी नॉट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डी बाई वी में वी प्रोपोर्शनल टू डी है, तो डी से डी कट गया, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ सी नॉट है रेज़ टू पावर 0। सेकेंड ऑर्डर के लिए डी बाई वी है, वी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेज़ टू पावर -1। और किसी भी nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, डी बाई वी प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेज़ टू पावर क्या रहेगा, n, डी रेज़ टू पावर क्या रहेगा, n, प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू पावर क्या रहेगा, 1 - n, तो यहाँ डी की जगह सी नॉट लगता है। ये एक जेनरिक इक्वेशन है अपने पास में, ठीक है। दिखने में ग्राफ
सेकेंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का एक जैसा दिखाई देता है, सी टी वर्सेस टी का। सही बात है, ठीक है। तो जैसे इसका भी एक ऐसा चार्ट है अपने पास में, जो हम लोग अगर बना लें तो वो ऐसा दिखाई देगा कि अगर तुमने 100 अगर ले लिया, सुनो, और वो टाइम टी 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 अगर रखा और उस पे सपोज अगर 50 हो गया, तो मतलब ये टाइम टी तीनों के लिए हाफ लाइफ था शुरू शुरू में। दिस वाज टी हाफ, दिस वाज टी हाफ एंड दिस वाज टी हाफ। अब अगर मैं तुमसे वापस उल्टा कर रहा हूं, पिछली बार मैंने तुम्हें चार्ट में टाइम दिया था, अब मैं तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूं कि 25 अगर बनने का टाइम पूछूं, तो जो टी हाफ है क्या वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है जीरो ऑर्डर में? हाँ होता है, टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी ऊपर देखो ये रहा, टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। तो नया टी हाफ जो है, टी हाफ न्यू जो है बच्चों, नया जो टी हाफ है, ठीक है, ये बच्चे क्या पता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो, जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो इस बात को कॉम्प्रिहेंड करते करते थक जाते हैं कि क्या जो है रेट जीरो ऑर्डर के लिए क्या याद रखना है तुम्हें, जो रेट है ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो टी हाफ है ये प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। देखो बड़ा उल्टा मामला है बच्चों, ठीक है ना। और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए रेट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 है, सी रेज टू पावर 1 है, ठीक है। सी नॉट क्या लिख रहे हो, सी रेज टू पावर 1, ठीक है, सी रेज टू पावर 1 है। लेकिन टी हाफ जो है वो क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाला जो मामला है, जो एकदम एग्जैक्टली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में स्विच मार रहा है, ये थोड़ा सा कंटेंशियस इशू हो जाता है, जो कि गलत, मतलब एक गलत बर्डन है जो अपन अपने ऊपर लेके चलते हैं। थक गया भैया खुद से बात करते करते एक्चुअली। चलो ठीक है, तो क्या है देखो, ये एग्जांपल करके फिर अपन इसको एंड करते हैं। अपन बचा हुआ सेकंड पार्ट काइनेटिक्स का अपन कल करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें क्या है, अपन लोग कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, कोलिजन थ्योरी, और एक आध एक सवाल आया था हमारे पास जी में, आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया था वो सवाल, ठीक है। वो सवाल एक्चुअली बेस्ड था एक मैकेनिज्म पे, उसका नाम है हार्पून मैकेनिज्म, ठीक है। जेई के क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। जेई एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर कर दो। जैसे कभी कभार पुराने सिलेबस में जेई में क्या है, रेजोनेंस के एमओटी पे सवाल आया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बट मतलब बच्चा सोच के कर सकता है, वहां पे इम्पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। बट अगेन बहुत अच्छा वेलकम चीज तो नहीं होती है उस समय वो, वो सवाल क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे उसके अंदर। तो इसका आंसर बताओ। तो न्यू टी हाफ जब कंसंट्रेशन हमने आधा कर दिया है, तो क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रहता है, इसलिए इसका टी हाफ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा बच्चों, टी बाई टू, क्योंकि इसका टी हाफ फर्क ही नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका टी हाफ टी रहेगा। और इसका टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, तो इसका टी हाफ कंसंट्रेशन हाफ करने पे अभी और लेजी हो गया है, तो ये 2 टी टाइम है, ठीक है। चलो, ये 25 का अगर 12:30 का टाइम पूछा जाए, 12:30 का टाइम पूछा जाए, 12:30 का टाइम पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, T/4 T और 4T। ये और 40, ठीक है ना। इसलिए ऐसे करते करते तुम इसको करते जाओगे, तो ये T/4 और T/8 और ऐसे बनता जाएगा, ये टी टी और ये 8T एक्सेट्रा होता जाएगा। तो अगर फुल जीरो तक का टाइम निकालो अगर इनका, तो ये क्या है, ये T प्लस T/2 प्लस T/4 प्लस एक इन्फानाइट जीपी है, इसका सम कितना है, 2T। 2T, जो कि दिखाता भी है कि फुल लाइफ
फुल लाइफ का टाइम डबल होता है। और ये मेरे पास में जो है टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी इन्फिनिटी आएगा और ये भी इन्फिनिटी आएगा। ये तो डाइवर्जिंग सीरीज है, कन्वर्जिंग है ही नहीं। चलो ठीक है बच्चों, तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो कम से कम याद रखो, इतनी फीलिंग तो कम से कम अपनी स्ट्रांग रहे, चैप्टर आधा तो उसी से हो जाता है। तो चलो इसको एंड करता हूं मैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट।